नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का वापस अपने प्यारे YouTube चैनल पर। तो जहां तक हम लोगों ने लेसन नंबर दूसरा जहां तक हमने कल फिनिश किया था उसके आगे हम लोग लेकर के चलेंगे। और नो डाउट हाफ ईयरली की मोस्ट क्वेश्चंस की मैंने 2 वीडियो आप लोगों को दे दी है। तो उन 2 वीडियोस को आप लोग अच्छी तरह से एक बार जिन्होंने नहीं देखी तो इसी YouTube चैनल पर अपने RBC क्लासेस पर ये 2 वीडियो हाफ ईयरली से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरी अकॉर्डिंग, है ना, मेरे अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हर चैप्टर में से मैंने टॉपिक निकाले हैं, लगभग 7-8 टॉपिक। तो वो आप लोग अच्छे तरह से जरूर रीड करके जाना, 7-8 क्वेश्चन जो भी लिखवाए हैं मैंने। तो दुआ करता हूँ कि उसमें से जरूर आए आप लोगों के लिए और आप लोगों को बेनिफिट हो। और नो डाउट जिन्होंने नहीं देखा तो वो 2 वीडियो जो है आप लोगों ने 11th की और 2 पार्ट में बनाई हुई है ना, तो वो आप लोग जरूर देखना जिन्होंने नहीं देखी। तो आइएगा शुरुआत करते हैं अपने कल की क्लास को, जहां तक हम लोगों ने विराम दिया था उसके आगे लेकर के चलते हैं अपने। और आज की क्लास में भी हमने कई सारी चीजें डिस्कस करनी है बेटा जी, लेसन नंबर 2 से रिलेटेड। तो आइएगा शुरुआत करते हैं अपने। तो पिछली क्लास में हमने जाते आप लोगों को बता दिया था बेटा जी इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में, किसका मास कितना होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, है ना। चलिएगा अब आगे चलते हैं अपने, इसके आगे डिस्कस करते हैं अपने। अब नया टॉपिक शुरू हो रहा है हमारा, है ना। अब नया टॉपिक शुरू करते हैं अपने आज की क्लास के अंदर। तो सभी का मेरी तरफ से बेटा जी स्वागत है, मेरी तरफ से आप लोगों का। जो भी बंदा आया है नया तो सभी का स्वागत करते हैं इस प्यारे से YouTube चैनल पर आप लोगों का। और जो नहीं आ रहे हैं बेटा जी, जिनके पेपर चल रहे हैं, आशा यही है कि आप लोगों के पेपर काफी अच्छे के साथ में, बढ़िया तरीके के साथ में जा रहे होंगे, है ना। और फिर भी कुछ समस्याएं आती हैं तो समस्या देखो, समस्या हमारे जिंदगी में आती रहती है ना, हमारी जिंदगी में समस्या आती रहती है। लेकिन अगर उन समस्याओं को अगर हम लोगों ने ध्यान में रखकर अगर हम लोग चल रहे हैं तो काम बढ़िया है। अगर हम लोग उन समस्याओं को ध्यान में नहीं रख रहे हैं कि हमारे सामने कौन सी समस्या आ रही हैं, तो बेटा जी हम लोगों का कोई फिर कुछ सक्सेस, हमारे जो चांसेस हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं ना। तो नो डाउट जितने भी बड़े बड़े महान लोग हुए हैं उनके सामने भी समस्या आई हैं, हमारे सामने भी समस्या आएंगी। लेकिन इन समस्याओं को देख कर हम लोगों ने घबराना नहीं है, बल्कि हर समस्या का कोई ना कोई एक हल होता है ना। तो आराम से उन समस्याओं से जुड़े हुए जो भी चीजें आप लोगों के सामने आती हैं तो उन समस्याओं को बैठ करके आराम से आप लोग हल किया करो। अपने जितने भी यार दोस्त हैं उनसे मिलकर के आप लोग उस समस्या से साथ में मिलकर आप लोग उसको सॉल्व किया करो, है ना। और साथ देने के लिए बहुत है आप लोगों के मम्मी पापा वगैरह, हम भी आप लोगों के सामने बैठे हैं। कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप लोग हम लोगों को बेझिझक आप लोग तसल्ली के साथ में, बेखबी के साथ में आप लोग हमें बता सकते हो। तो चलिए का ज्यादा आप लोगों का समय व्यतीत नहीं करेंगे, क्योंकि ये टाइम जो चल रहा है हमारा काफी इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, क्योंकि एग्जाम भी आप लोगों के चल रहे हैं, है ना। तो आइएगा शुरुआत करते हैं अपने इसी के साथ में। और कुछ दिनों के बाद में फिर अपने बेटे लाइव सेशन भी रख ले हैं, 1-2 दिनों के बाद में लाइव सेशन भी रखेंगे। तो उसमें भी आप लोगों को जिनका पेपर लगभग 23 को या 24 को या उसके बाद में अगर जिनका पेपर है केमिस्ट्री का तो उसको भी बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो आइएगा शुरुआत करते हैं अपने बेटा जी, जहां तक हम लोगों ने क्लास को विराम दिया था उसके आगे चलेंगे हम। आइएगा तो करें शुरुआत, आ जाओ। तो आज का टॉपिक है बेटा जी हमारा क्या है, रदरफोर्ड का प्रयोग। हाँ, एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड, रदरफोर्ड के बारे में पढ़ेंगे आज अपने, है ना, कि रदरफोर्ड ने किसको खोजा, कैसे खोजा, ये तमाम बातें आज अपने रहेंगी। तो करें शुरुआत, आ जाओ। तो बेटा जी रदरफोर्ड ने क्या किया मैं बता देता हूं पहले। जो हमारा ये रदरफोर्ड भाई साहब है हमारे, इसने नाभिक की खोज की बेटा जी, न्यूक्लियस को खोजा इसने, है ना। हाँ ध्यान रखना, न्यूक्लियस को खोजा इसने। तो याद रखना परमाणु की खोज करता तो हमारे डाल्टन भैया हैं,
और परमाणु में जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस की खोजकर्ता कौन है? हमारे रदरफोर्ड है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। अब कैसे की, किस प्रकार से की, आओ तसल्ली के साथ में आप लोगों ने डिस्कस करना है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा जी। आप लोग नहीं बना पाएंगे शायद तक अपने, चलो कोई दिक्कत नहीं, अपने ही बना लेते हैं। आ जाओ। तो बेटा जी इसने क्या किया, पहले मैं डायग्राम बनाता हूं आपके सामने। ये लीजिए, ये एक सर्कुलर जो है जिंक सल्फाइड लिया उसने। जिंक सल्फाइड का यहां उसने लेप किया बेटा जी, है ना, एक साइक्लिक रूप में। देखो ये लो, ये जिंक सल्फाइड जो आप लोगों ने पढ़ा था, फराडे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ, वो जिंक सल्फाइड का उसने यहां लेप किया, इधर, यहां पे, इधर, यहां पे, है ना। ये लो, ये जिंक सल्फाइड का उसने लेप किया। ऐसे समझते रहना, पहले डायग्राम बनाता हूं मैं। और बेटा जी उसने, ये लो गोल्ड, ये गोल्ड अपने से बनाते हैं। और उसने बेटा जी क्या किया, एक गोल्ड फॉइल ली, गोल्ड फॉइल, ये लो। गोल्ड फॉइल का मतलब है सोने की पतली पन्नी ली, पतली पन्नी। अब सोने की गोल्ड फॉइल का मतलब क्या होता है? मतलब अपने जो ये बाल हैं, जो हेयर है ना, उससे भी काफी पतली, महीन पतली सोने की, मतलब बिल्कुल पन्नी ली उसने, फॉइल ली, है ना, गोल्ड फॉइल। ये लो, मैं लिख देता हूं यहां पे। ये जो है, ये तो ZNS है, और ये जो है बेटा जी, ये कौन है? ये गोल्ड फॉइल है, स्वर्ण पन्नी। ये लो, ये ले ली भैया। अच्छा, फिर क्या किया उसने? हाँ, ये लो, ये लीजिए। फिर उसने क्या किया? उसने क्या किया? उसने बेटा जी अल्फा किरणों को, कौन सी किरणों को? अल्फा किरणों को। देखो ये अल्फा किरणें पतली बनाते हैं अपने, अल्फा किरणें अपने बनाते हैं इसके थ्रू। अल्फा किरणें जो है, उन अल्फा रेज को, अल्फा रेज, तो किरणें बहुत प्रकार की होती हैं, है ना। हाँ, अल्फा किरणें, तो क्या किया? दिख रहा है क्या? अपने अलग से दिखाते हैं, अपने रेड से दिखा देते हैं। ये लोग अल्फा किरणों को बेटा जी इसने ऐसे पास किया, यहां से ऐसे, है ना, ऐसे। इसने आगे ये गत्ता लगा रखा है ना, ऐसे ऐसे पास किया इसने। क्लियर है? हाँ, तो कुछ अल्फा किरणें यहां से होकर के जाएंगी, टकराएंगी यहां पे, है या नहीं है? कुछ इस प्रकार से जाएंगी किरणें, टकराएंगी यहां पे। कहां टकरा रही हैं? गोल्ड फॉइल पे टकरा रही हैं। देखो टकरा रही है गोल्ड फॉइल पे, है ना। ये अल्फा रेज है, ये सारी की सारी, ये अल्फा रेज है, अल्फा किरणें। अल्फा किरणों पर धनात्मक आवेश होता है, ध्यान रखना, ठीक है जी। पॉजिटिव चार्ज होता है इन पर, किन पर? अल्फा किरणों पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये याद रखना आप लोग। बात आगे समझ में? कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं। तो बेटा जी क्या किया उसने? अल्फा किरणों को रदरफोर्ड ने इस गत्ते के थ्रू, ये मतलब एक बेरी लगा रखा ताकि सारी अल्फा किरणें ना जाएं, बस कुछ मात्रा में अल्फा किरणें जाएं। तो ये जा रही हैं, गोल्ड फॉइल पे टकराई। जैसे ये अल्फा किरणें गोल्ड फॉइल पे टकराती हैं, तो टकराने के बाद टकराने के बाद क्या होता है? ये गोल्ड फॉइल है, मैं इसको बना देता हूं बेटा जी इसके थ्रू। टकराने के बाद क्या देखेंगे? टकराने के बाद कभी ये यहां पे स्पार्किंग पैदा कर रही है ना, कोई यहां स्पार्किंग कर रही है, कोई यहां पे स्पार्किंग कर रही है। मतलब
अलग अलग दिशाओं में आप लोगों को दिखाई दे रहा है। देखो ऐसे कोई सीधी स्पार्किंग कर रही है, ऐसे कोई इधर स्पार्किंग हो रही है, और ये स्पार्किंग हो रही है, स्पार्किंग मतलब चिंगारियां पैदा हो रही है यहां पे ऐसे, देखिए क्या, हाँ लो ये लो ऐसे लगा देते हैं अपने, ये चिंगारियां ऐसे हो रही है, ये चिंगारियां पैदा हो रही है इस प्रकार से यहां पे ऐसे। तो ये एक्सपेरिमेंट जो था उसने देखा, इस एक्सपेरिमेंट को देख कर उसको मतलब एहसास ही नहीं हुआ कि ये आखिरकार ऐसे कैसे हो गया, है ना। मैंने तो किरणें सारी सीधी भेजी थी, है ना, किरणें सारी मैंने सीधी भेजी थी, तो इन किरणों को अगर हम लोग सामने भेजें, सीधा भेजें, तो ये किरणें गोल्ड फॉइल पे टकराने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। तो उसने देखा कि ये हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो गया, ये ऐसा क्यों हो गया। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने कुछ ऑब्जर्व किया, कुछ देखा। क्या देखा कि ये किरणें सीधी गई, टकराने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में भी मूव कर रही हैं, कोई सीधी भी जा रही हैं और कुछ अपने रास्ते से क्या हो गई, भटक गई, है या नहीं है। देखो ये किरण जो है, ये कोई किरणें हैं, ये कुछ भटक जाती हैं, कुछ सीधी चली जाती हैं, है ना। आखिर सुबह शाम का भूला अगर सुबह घर लौटे तो उसे भूला भूला नहीं कहते, वो वाली बातें हैं हमारी, है ना। जिंदगी के अंतर्गत हर कोई ना कोई सामने आता है, तो इसके सामने कौन आया, इसके सामने ये किरणें आई, किरणें आने के बाद में हमारे गोल्ड फॉइल पे टकराई, गोल्ड फॉइल पे टकराने के बाद में अलग अलग डायरेक्शन में चली गई। आखिर ये कैसे हो गया। तो इसी एक्सपेरिमेंट को इसने जब ऑब्जर्व किया, देखा, तो देखने पर अच्छा देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं क्या करूं बेटा जी, देखो ना थोड़ा ध्यान से देखना, इतनी जो चीज है ना, इतनी चीज, इसको मैं जूम कर रहा हूं, जूम, ये लो, ये मैं जूम कर रहा हूं यहां पे, ये लो, अरे हो जा जूम, ये लो, आगे जूम करूंगा मैं, अगले पेज पे जूम करूंगा इतनी चीज को, ठीक है ना जी। हाँ इतनी चीज को अपने आगे जूम कर रहे हैं, ये लो, ये लो, करते हैं क्या। हाँ अच्छा, ये गोल्ड फॉइल थी, ये वो गोल्ड फॉइल थी, याद आई कुछ, ये लो, ये गोल्ड फॉइल थी। अच्छा इस गोल्ड फॉइल में अपने पता है, क्या पता है कि, अच्छा थोड़ी और बड़ी सी बना देते हैं अपने गोल्ड फॉइल को यार, ये लो, ये लो, ये स्वर्ण पन्नी जूम कर रहा हूं, काफी बड़ा जूम हो गया देखो। अच्छा उसमें देखो ये एटम है उसमें पाए जाने वाले, है ना, गोल्ड फॉइल में पाए जाने वाले बेटा ये एटम है, एटम दिखाई दे रहे हैं, हाँ ये एटम है, ये गोल्ड फॉइल में पाए जाने वाले एटम, क्योंकि हमें पता है कि हर एक चीज एटम से मिलकर बनी है कि नहीं बनी है, ये हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी पढ़ी थी। अच्छा मुझे बताओ क्या हो रहा, हाँ अल्फा किरणें आई कि नहीं आई यहां पे ऐसे, ये लो अल्फा किरणें आ रही हैं, देखो अल्फा किरणें इस पे टकरा रही कि नहीं टकरा रही थी, बताओ, मैं जूम करके बता रहा हूं आपको, देखो ये सारी अल्फा किरणें हैं, अल्फा रेज है, अल्फा किरणें। तो अल्फा किरणें आई बेटा, ये सारी के सारी अल्फा किरणें आई हैं, देखो आ रही हैं अल्फा किरणें, जितनी भी बना सकते हो उतने बना देना, ये लो, ये लीजिए, ये सारी अल्फा किरणें आई। अल्फा किरणें आई तो उसने देखा बेटा जी, क्या देखा, ज्यादातर अल्फा किरणें सीधी निकल जाती हैं, सीधी ऐसे, ये लो सीधी निकल जाती हैं, ज्यादातर अल्फा किरणें सीधी निकल जाती हैं, सीधी ऐसे। उसने देखा कि ज्यादातर अल्फा किरणें क्या निकल जाती हैं, सीधी निकल जाती हैं, सीधी। ज्यादातर अल्फा किरणें क्या निकल जाती है बेटा जी, सीधी निकल जाती हैं, सीधी। और कुछ अल्फा किरणें जो है वो अपना रास्ता चेंज कर लेती हैं ऐसे, कुछ अल्फा किरणें जो है बेटा जी वो टकराने के बाद, गोल्ड फॉइल पे टकराने के बाद अपने रास्ता चेंज कर लेती हैं ऐसे। क्या कहा मैंने, कुछ अल्फा किरणें टकराने के बाद अपना रास्ता चेंज कर लेती हैं ऐसे, ठीक है, हाँ अपना रास्ता चेंज कर लेती हैं कुछ इस प्रकार से। कुछ अल्फा किरणें आती हैं, टकराती हैं, टकराने के बाद रास्ता बदल लेती हैं कुछ ऐसे, कुछ रास्ता बदल लेती हैं, है ही नहीं, कुछ सीधी निकल जाती हैं, कुछ सीधी निकल जाती हैं। तो इसके अलावा एक उसने और देखा, क्या देखा कि
कि एक किरण ऐसी थी, कैसी, एक किरण ऐसी थी जो टकराई उस गोल्ड फॉइल से, टकराई और टकराने के बाद वापस लौट के आ गई। ये लो, पाछी लौट के आ गई। हाँ, ये लो, टकराई और टकराने के बाद में वापस लौट। ये गोल्ड फॉइल है बेटा, दिस इज अ गोल्ड फॉइल। सोन पन्नी है ये, है या नहीं है? तो टकराई, टकराने के बाद में ये वापस लौट करके आ गई। कौन? किरण। देखो सारी की सारी जो अल्फा किरणें हैं ये तो चली गई सीधी, है सीधी चली गई, कुछ अपना रास्ता भटक गई, कुछ अपने रास्ते से चेंज हो गया, और कुछ अपने रास्ते से चेंज होने के अलावा कुछ एक किरण ऐसी थी जो टकराई और टकराने के बाद वापस लौट करके आ गई। ये देख करके बहुत हैरान हो गया वो रदरफोर्ड। अरे मैं नहीं, मैं क्यों हैरान होऊंगा, रदरफोर्ड हैरान हुआ, रदरफोर्ड, है ना। तो रदरफोर्ड हैरान हो गया इसको देख करके, क्या कि भैया वो एक किरण आखिरकार वापस क्यों आई, उसको भी आखिरकार सीधा निकल जाना चाहिए था, है वो किसके लिए आ गई मेरे पास, है ना। वो वापस क्यों लौट करके आई, वो किरण वापस एक लौट करके क्यों आई। ये घटना उसको इतनी ज्यादा अचंभित, इतनी ज्यादा चकित करने वाली लगी कि जैसे कोई तोप का गोला जा रहा था आगे, और तोप का गोला एक प्लास्टिक की थैली से टकराया, और प्लास्टिक के कागज या थैली से टकराने के बाद तोप का गोला वापस आ गया। क्या पॉसिबल है ये? इतनी ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली है ये बात कि जैसे कोई तोप का गोला गया और आ गया एक कागज की पन्नी से टकराने के बाद में वापस लौट करके आया होगा। वैसी बस ये देखो कि आखिरकार सारी किरणें सीधी चली गई। हाँ, कुछों ने अपना रास्ता भटक लिया, कोई बात नहीं, भटक जाते हैं जिंदगी में सारे के सारे इंसान, कोई किसी प्रकार से भटक जाता है, कोई इस प्रकार से भटक जाता है। ये भी भटक गई। जब ये किरण भटक गई, लेकिन एक किरण ऐसी थी जो वापस लौट करके आ गई यार। मतलब उसने कहा कि 20,000 किरणें भेजी थी, 20,000, 20,000, और उस 20,000 में केवल एक किरण ही ऐसी निकली जो टकराने के बाद वापस लौट करके आ गई, बाकी सारे के सारे सीधे निकल गई। ऐसे मैं क्या बता रहा हूं, मैं ये वाला जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, ये वाला इतना, इस पार्ट को जूम करके दिखा रहा हूं मैं। देखो ये जूम करके दिखा रहा हूं इस पार्ट को, ऐसे। हाँ, वो आगे जाएंगी, वो आगे कहां चिंगारियां पैदा करेंगी, वो करेंगी। तो बेटा जी उस रिजल्ट को देखने के बाद, सॉरी इस प्रैक्टिकल को देखने के बाद उसने कई सारी चीजें ऑब्जर्व की। क्या चीजें ऑब्जर्व की, सुनते रहना। पहली बात, नंबर 1, ज्यादातर किरणें जो हैं स्ट्रेट निकल जाती हैं, सीधी निकल जाती हैं, है या नहीं है? हाँ, सीधी से लिखा है क्या, मुझे नहीं पता यार, सीधे से लिखा मैंने, चलो जो भी देख लेना। सीधे निकल जाती हैं, सीधे स्ट्रेट निकल जाती हैं, सीधी चली जाती है, देखो सीधी। और कुछ किरणें ऐसी थी जिनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है बेटा जी, जिनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, दिशा बदल जाती है। और लास्ट में उसने एक और देखा कि एक किरण, ओनली एक किरण, एक किरण ऐसी थी जो वापस क्या हो गई, वापस रिटर्न हो गई, वापस लौट करके आ गई। ये ऑब्जर्व किया उसने, इन 3 बातों को देखा उसने अपने एक्सपेरिमेंट में। और इन 3 बातों को ऑब्जर्व करने के बाद उसने कुछ रिजल्ट निकाले। अब कौन कौन से रिजल्ट निकाले उसने, आइएगा उन रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं बेटा जी। मतलब रदरफोर्ड के प्रयोग में कौन कौन से इसने रिजल्ट निकाले। रदरफोर्ड के प्रयोग के परिणाम, रिजल्ट, रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। कौन कौन से रिजल्ट निकाले, सिंपल ही है, समझना तसल्ली के साथ। नंबर 1, पहला रिजल्ट इसने यह निकाला कि ज्यादातर किरणें क्या निकल जाती हैं, सीधी निकल जाती हैं, है या नहीं? देखो ना आपने, देखो ज्यादातर किरणें सीधी निकल जाती हैं, देखो सीधी निकल गई कि हम यहां किसके खाए पिए और किसके, हाँ जिंदगी में जो था वो हो गया, चली गई सारी किरणें, चली गई सारी किरणें। क्यों चली गई? इसलिए चली गई
क्योंकि हो सकता है कि कुछ ना कुछ खाली था, है नहीं? क्या खाली था? कुछ भाग खाली था। तो पहला रिजल्ट उसने ये निकाला बेटा जी, क्या निकाला कि परमाणु का अधिकतर भाग खाली होता है। अधिकतर भाग खाली होता है। खाली का मतलब है वैकेंट, रिक्त होता है, रिक्त। हाँ ऐसे लिख लेता हूं, रिक्त होता है, तभी तो खाली। देखो देखो यार, देखो ये चली गई सीधी किरण चलेगी, ये भी देखो सीधी चली गई। इसका मतलब यहां पे पूरा खाली भाग होगा, खोखला होगा, खोखला है ना, वैकेंट होगा, खोखला। अब जो चीज खोखली होगी वो किरण सीधी जाएगी। हाँ, कौन टकराएगा? कोई नहीं टकराएगा, टकराने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अधिकतर भाग रिक्त होता है, अर्थात क्या होता है बेटा, लिख सकते हो खोखला होता है, खोखला, है ना। किसका? परमाणु का। अरे खोखला होगा तभी तो किरण जाएंगी सीधी, अगर खोखला नहीं होता तो क्यों जाती, है ना। आ जाओ, इंग्लिश वालों तुम भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? द जनरली पार्ट ऑफ द एटम इज वैकेंट। जनरली जो पार्ट होता है ना, ऑलमोस्ट द पार्ट ऑफ द एटम इज वैकेंट, खाली होता है, रिक्त होता है। लिख समझ आता है, लिख दो। according to him almost part of atom is vacant। वैकेंट खाली होता है, खाली है या नहीं? अब खाली होगा तभी तो जाएंगी सीधी किरणें, हाँ सीधी जाएंगी और क्या करेंगी। आ जाओ, दूसरी बात, कुछ किरणें देखो अपना रास्ता भटक गई। देखो कुछ किरणें, देखो अल्फा किरणें अपना रास्ता चेंज कर गया, ऐसे देखो अल्फा किरणों ने अपनी रास्ता चेंज कर लिया। अब कुछ किरणें जो हैं इन्होंने अपना रास्ता बदल दिया। बदला क्यों, बताएगा कोई मुझे? अरे बोलो यार। इसलिए बदला, तो मैं बता देता हूं यहां पे पहले, फिर मैं आपको समझाऊंगा। रदरफोर्ड के अनुसार, परमाणु में धनात्मक आवेश भी होता है, इसलिए कुछ अल्फा किरणें अपने पथ से विचलित हो जाती हैं। अपने पथ से क्या हो जाती हैं? विचलित हो जाती हैं, है ना, अपने पथ से भटक जाती हैं, है ना। तो लिखना चाहिए, इंग्लिश में लिख लेना बेटा जी। अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड positive charge also present in the atoms, so due to the presence of the positive charge in the atom, the path of the alpha rays will be changed। जो हमारे अल्फा रेज का जो पाथ है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है ना। लिखना चाहो लिख लेना बेटा, मैं नहीं लिखवाऊंगा। अगली बात, अच्छा ये क्यों हो गया? देखो ध्यान से, इसलिए होगा कि क्या पता यहां पे कुछ ना कुछ प्लस आवेश होगा कहीं ना कहीं, हाँ कहीं ना कहीं तो प्लस आवेश होगा। और हमें पता है कि जो ये अल्फा किरणें बेटा, ये अल्फा किरणें, इन अल्फा किरणों पे कौन सा आवेश होता है? पॉजिटिव चार्ज होता कि नहीं होता? और जब ये पॉजिटिव चार्ज वाली किरणें जाएंगी आगे कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा, और उसी प्रतिकर्षण के कारण, रिपल्सन के कारण ये किरणें जो हैं वो अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक गई, विचलित होगी ऐसे। बिकॉज सम पॉजिटिव चार्ज आल्सो प्रेजेंट इन द एटम्स, and due to the presence of the positive charge in the atoms, the path of the alpha rays will be changed, because the alpha rays also have the positive charge। अल्फा रेज पे भी पॉजिटिव चार्ज है, एटम में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसलिए इनके बीच में कुछ रिपल्सन लगता होगा,
and due to the repulsion between them the path of the alpha rays is changed. इसलिए इसका पथ जो है वो क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया। ये बात समझ आई कि नहीं आई? अरे बोलो यार। अच्छा अगली बात अचंभित करने वाली बात, हाँ, इसके अनुसार, किसके अनुसार? रदरफोर्ड के अनुसार। इसके अनुसार एक किरण वो टकरा कर वापस लौट के आ गई। अरे वो वापस क्यों लौट करके आ गई? उसको भी सीधे चले जाना चाहिए था, हाँ? अब वापस क्यों लौट करके आ गई? क्या पता वो गई होगी, आगे कुछ ना कुछ चीज दिखी होगी, है या नहीं है? अरे चीज का मतलब है कोई चीज ऐसी दिखी होगी जो बढ़िया हो, इसलिए चली गई, और चली जाने के बाद में फिर वो चीज अच्छी नहीं लगी, फिर वापस लौट करके आ गई। मतलब अब देखो, ये मैं लेता हूं आपके सामने, एक मार्कर लिया मैंने। अब मैंने मार्कर आप लोगों के सामने लिया, ऐसे मैं किसके आगे इधर फेंकूं, आगे कुछ चीज नहीं है, खाली है, तो मार्कर मेरे पास लौट करके आएगा क्या? सीधा जाएगा ये तो। अच्छा बाई चांस मान लो, चलो ये गेंद मान लो, गेंद, बॉल, बॉल मान लो, बॉल। अब आगे कुछ नहीं, मैं फेंकूंगा तो सीधा जाएगा आगे दीवार आ गई मान लो मैंने इसे फेंका तो आगे दीवार से टकराएगी, दीवार से टकरा करके वापस आएगी कि नहीं आएगी? अरे बोलो यार, दीवार सॉलिड है, ठोस है, तभी तो टकराने के बाद में वापस लौट करके आई। यही बात रदरफोर्ड को पता चली होगी कि वो एक किरण गई होगी और गई होने के बाद में वो किसी न किसी ठोस चीज से टकराई होगी, ठोस चीज से, और जब ये सॉलिड चीज से टकराई होगी तभी ये वापस लौटी होगी, अदरवाइज बाकी तो नहीं लौटी, हाँ, बाकी तो नहीं लौटी, है या नहीं है? तो इसलिए उसने क्या कहा, इसने कहा इसके अनुसार परमाणु में, सूक्ष्म नहीं लिखेंगे, अति सूक्ष्म लिखेंगे, अति सूक्ष्म भाग ठोस होता है। इसलिए 20,000 में से एक किरण वापस लौट आती है या नहीं है? अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड क्या कहता है? ए वेरी स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज सॉलिड। एक बहुत काफी स्मॉलेस्ट पार्ट जो होगा एटम का वो सॉलिड होगा, सॉलिड। सो वन रेज आउट ऑफ द 20,000 रेज, इसलिए एक किरण 20,000 में से ओनली फॉर वन रेज इज रिटर्न बैक, वापिस रिटर्न हो गई, वापिस लौट करके आ गई टकराने के बाद, है या नहीं? तो इन तीन बातों को उसने अच्छी तरह से बातें बताई। दोबारा फिर सुनो। पहली बात, ज्यादातर सारी किरणें सीधी निकल जाती हैं, क्योंकि ज्यादातर भाग क्या होता है, खोखला होता है, इसलिए सारी किरणें सीधी निकल जाती हैं। दूसरी बात, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, इसलिए उसमें प्रतिकर्षण के कारण उनका पथ बदल जाता है। और तीसरी बात उसने बोली कि इसके अनुसार भैया परमाणु में कुछ ना कुछ सूक्ष्म भाग ठोस होगा, ठोस, इसलिए वो एक किरण 20,000 में से एक किरण उस ठोस भाग से टकराई होगी। किस्मत कैसी होगी, जैसी होगी, इसलिए वो टकरा गई, बेचारी, बाकी नहीं टकराई, इसलिए वो टकराई और टकराने के बाद में वापस लौट करके आ गई। तो इस प्रकार रदरफोर्ड ने देखा कि भाई साहब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कुछ ना कुछ तो ठोस चीज है आगे, जो अच्छी होगी, आगे वाली चीज क्या पता अच्छी होगी, क्या बढ़िया होगी, लेकिन ठोस है, इसलिए वो टकराई, टकराने के बाद वापस लौट करके आ गई, है या नहीं? आ जाओ। तो कहने की मेन बात अगर मैं आपको बताऊं तो फिर लास्ट एंड फाइनल बात रदरफोर्ड ने क्या कहा? रदरफोर्ड के अनुसार, रदरफोर्ड के अनुसार उस ठोस भाग को
नाभिक कहते हैं। हाँ, बस उसी ठोस भाग को जिससे वो टकराई और टकराने के बाद वापस लौट करके आ गई, उसी ठोस भाग को हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं यार, न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक कहते हैं। उस ठोस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक। अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड, द सॉलिड पार्ट ऑफ द एटम दैट्स नोन एज द न्यूक्लियस, उसको न्यूक्लियस नाम दिया। क्या नाम दिया? न्यूक्लियस नाम दिया। अच्छा, उसने इसके अलावा एक और बातें बताई। क्या बताई? कि जो ये नाभिक है ना, नाभिक वही ठोस होगा, बाकी तो सारा खोखला है। अब खोखला है तो क्या मुझे बताओ, क्या उसका भार होगा? अरे यार, जो चीज खोखली है उसका क्या भाग होगा? तो ज्यादातर परमाणु तो खोखला होता है, इसलिए वहां पे कोई भार नहीं होता। तो परमाणु का भार कहां होगा विद्यमान? उस ठोस जगह में होगा, बाकी तो भाग खोखला हो गया। एटम का ऑलमोस्ट पार्ट क्या होता है? वैकेंट होता है, इसलिए भार तो नहीं होगा, वो तो खोखला है, वहां को भार। लेकिन वो जो चीज ठोस है, ठोस, उस ठोस भाग में परमाणु का भार होता है। तो ध्यान रखना, नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान पाया जाता है या विद्यमान होता है? विद्यमान होता है, पाया जाता लिख लो, या विद्यमान लिखना नहीं आता मुझे, पाया जाता है या नहीं? बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ, अच्छा, नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान मत लिखो आप लोग, परमाणु भार लिख दो। परमाणु भार पूरा लिख देते हैं अपने, परमाणु द्रव्यमान, है ना, करेक्शन कर लेना। परमाणु द्रव्यमान पाया जाता है, क्योंकि तुम्हें पता है ना परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? ए बराबर में P प्लस N करके निकालते हैं कि नहीं निकालते यार? P बोले तो प्रोटॉन, N बोले तो न्यूट्रॉन। मुझे पता प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पे पाए जाते हैं? नाभिक में पाए जाते हैं, है ना, ये ध्यान रखना। अच्छा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही यार? इस प्रकार से उसने न्यूक्लियस की खोज की। अच्छा, अगली बात अगर लिखना चाहो तो याद रखना बेटा जी, जो एटम का जो साइज होता है, परमाणु का जो साइज होता है, परमाणु का जो आकार होता है बेटा जी, वो होता है 10 की पावर -10, 10 की पावर -10 मीटर। ये लो, ये परमाणु का आकार होता है। क्लियर है बात? अच्छा, नाभिक की अगर अपने बात करें, न्यूक्लियस साइज की अगर अपने बात करें, नाभिक का आकार अगर अपने बात करें, तो मुझे बताओ परमाणु से छोटा होगा या बड़ा होगा? नाभिक परमाणु से छोटा होगा या बड़ा होगा? अरे यार, नाभिक परमाणु में पाया जाता है, इसलिए नाभिक परमाणु से छोटा ही होगा। तो परमाणु का आकार उतना था, इसका आकार बेटा जी कितना होता है? लगभग 10 की पावर -15 मीटर। यह बात ध्यान रखना। बात आ गई समझ में? अगर मैं तुम लोगों को सिंपल सी बात बताऊं तो मैं यही कहूंगा बेटा जी, क्या कहूंगा? यही कहूंगा, ये लो, मान लो मैं एटम की स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये लो एटम की, है ना, हाँ, एटम की स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, ये लो, दिख रही है क्या एटम की स्ट्रक्चर? ये मान लो बेटा जी एटम की स्ट्रक्चर है, नहीं दिख रही तो अपने बना लेते हैं, ये लो, ये परमाणु है बेटा जी, मान लो, ठीक है, ये एटम है। अब एटम के बिल्कुल सेंटर की बात करो, सेंटर कहां दिख रहा है? मैं दूर से देखता हूं, सेंटर तक भी दिखेगा मेरे को, ये रहा सेंटर, ठीक है, ये सेंटर है मान लो। तो ध्यान रखना, ये जो सेंटर है ना, ये वाला सेंटर, ये वाला, इस सेंटर से लेकर के मान लो अपने लेते हैं 5 किलोमीटर लंबी रस्सी लेके आ जाओ, 5 किलोमीटर। तो यहां से लेकर ये 5 किलोमीटर लंबी रस्सी है, मान लो 5 किलोमीटर, है ना। तो मुझे बताओ इधर से पूरा डायमीटर कितना आ जाएगा? ये भी 5 किलोमीटर, यहां से, है ना, यहां से नाभिक से। तो देखना, इस नाभिक से ये 5 किलोमीटर वाला सर्कल है, ऐसा सर्कल है, ये ऐसा, इतना बड़ा परमाणु मान लो,
त्रिज्या, देखो 5 किलोमीटर लंबी रस्सी ऐसे गोल कर दो, वो एटम होता है इतना बड़ा, माना है आपने, मैं आइडिया बता रहा हूं। इतना बड़ा एटम अगर है तो उसमें टेनिस की बॉल देखी कि टेनिस की बॉल, जैसे तुम लोग क्रिकेट खेलते हो तो मान लो, है ना, ये टेनिस खेलते हो, तो वो छोटी सी बॉल आप रख दो, ये वो टेनिस की बॉल है ये, तो वो टेनिस की बॉल एक न्यूक्लियस होगी, एक नाभिक होगा, और वो 5 किलोमीटर का वो जो दायरा है वो कौन होगा, वो एटम होगा। वही देखो, ये दिखाया मैंने, उसका साइज होता है 10 की पावर -10, इसका होता है 10 की पावर -15, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। तो इस प्रकार रदरफोर्ड ने बेटा जी क्या किया, रदरफोर्ड ने क्या किया, न्यूक्लियस की खोज की। दोबारा फिर देखो, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में बेटा जी ये एक सर्कल रूप से ZnS को लिया और गोल्ड फॉइल ली। जब अल्फा किरणों को गोल्ड फॉइल पे टकराई तो गोल्ड फॉइल पे टकराने के बाद में अलग अलग जगह चिंगारियां पैदा हुई, और जब इसको जूम करके देखा तो उस प्रकार से देखा कि ज्यादातर अल्फा किरणें तो सीधे निकल जाती हैं, स्ट्रेट निकल जाती हैं, एंड द सम अल्फा रेज आर चेंज अवर डायरेक्शन ड्यू टू द रिपल्सन, और कुछ अल्फा किरणें अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं, एंड वन अल्फा रेज अबाउट द 20,000 अल्फा रेज, केवल एक अल्फा किरण जो थी, है ना, 20,000 में से वो एक किरण टकराने के बाद वापस लौट के आ जाती है। ये उसने ऑब्जर्वेशन किया, ये इतनी घटनाएं उसको देखने को मिली, और जब इतनी घटनाओं को जब देखने को मिला तब उसने कुछ रिजल्ट निकाले। पहला रिजल्ट निकाला कि ज्यादातर भाग खोखला होता है इसलिए सीधी चली जाती हैं किरणें, और फिर दूसरा रिजल्ट निकाला कि कुछ भाग खोखला होगा, इसके अलावा कुछ भाग में पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए वो किरण आई रिपल्सन की वजह से अलग जगह डायरेक्शन आई, रिपल्सन की वजह से अलग डायरेक्शन में अपने पथ से भटक जाती है। और कुछ भाग उसने कहा कि भैया परमाणु का बहुत सूक्ष्म भाग, बहुत छोटा भाग ठोस होता है, इसलिए वो 20,000 में से एक किरण टकराई, टकराने के बाद वापस लौट करके आ गई। उसी ठोस भाग को बेटा जी उसने क्या नाम दे दिया, नाभिक, न्यूक्लियस नाम दे दिया। और नाभिक के अंदर ही परमाणु के क्या पाया जाता है, परमाणु का अधिकतर भाग एटॉमिक मास पाया जाता है, एटॉमिक मास न्यूक्लियस में पाया जाता है ना। और एटॉमिक साइज अगर बात करें तो इतना होता है, न्यूक्लियस का साइज अगर अपन बात करें तो बेटा जी न्यूक्लियस का साइज इतना न्यूक्लियस का साइज होता है नहीं। तो ये था हमारा रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, जिसमें उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, नाभिक के बारे में उसने खोज की, और नाभिक के बारे में जितनी भी बातें थी उन चीजों को उसने बताया, ठीक है जी। अच्छा एक बात याद रखना, लिखना चाहो तो लिख लेना ये भी बात, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आर नहीं both are present in nucleus। मुझे बताओ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पे पाए जाते हैं बेटा, नाभिक में पाए जाते हैं, है ना। तो ध्यान रखना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों नाभिक में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। बताओ नाभिक में कौन कौन पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाया जाता है, इसलिए इन दोनों को हम लोग एक नया नाम देते हैं बेटा जी। क्या नाम देते हैं, इनको बोला जाता है न्यूक्लियॉन, इनको कहा जाता है न्यूक्लियॉन कहा जाता है। ये बात ध्यान रखना, प्रश्न आता है कई बार कि न्यूक्लियॉन्स या न्यूक्लियॉन कैसे कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स या न्यूक्लियॉन का मतलब क्या होता है। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, ठीक है जी। तो ये थी बातें बेटा जी रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो रदरफोर्ड का हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। अब रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के कंप्लीट होने के बाद में अगली बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। अगली बातें कुछ डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशंस को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि डेफिनेशंस पे क्वेश्चंस किस प्रकार से पुटअप किया जाता है, किस प्रकार से क्वेश्चंस आता है। तो ये डेफिनेशंस अपने अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हमने केवल ये डिस्कस किया है कि न्यूक्लियस की खोज कैसे हुई, है ना, और रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग को कैसे किया, और रदरफोर्ड के प्रयोग में कौन कौन सी बातें बतलाई गई, न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, नाभिक का आकार कितना होता है, प्रोटॉन का आकार कितना होता है, ये तमाम बातें आज की क्लास में हमने डिस्कस की है।
तो आज तक हमने ये डिस्कस कर लिया कि प्रोटॉन की खोज कैसे हो चुकी है, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई है, और परमाणु की खोज किसने की, और ये नाभिक की अगर अपने बात करें तो नाभिक की खोज कैसे हुई। तो ये तमाम बातें हमारी फिनिश हो चुकी हैं। अब अपना चैप्टर जो है वो एक नए सिरे से दोबारा वापस शुरू होगा हमारा, है ना। अब कुछ नई बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। अगली क्लास में भी हम लोग काफी अहम चीजें डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम लोगों का कुछ टॉपिक आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से, जिसपे काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं बेटा। ठीक है, तो अपने मिलते हैं कल की नई क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। समय इजाजत नहीं देता, तो यूं ही हंसते रहना, खेलते रहना, मुस्कुराते रहना। जय हिंद, जय भारत।